नेल्सन मंडेला ने का एक कोट है ना, मंडेला साहब का, क्या है, समथिंग लाइक दैट, इट इज इम्पॉसिबल, थिंग्स आर इम्पॉसिबल अनलेस दे आर डन बाय समबडी। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल होती है जब तक कि वो कोई कर ना ले। अब किसी ने कर ली ना, अब तो पॉसिबल था यार। Impossible says that I am possible. हाँ, इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल सॉल्व नहीं होता भाई। आप कहेंगे हाँ भाई डिफिकल्ट है, कोई विजन डिफिकल्ट हो सकता है यार, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, डिफिकल्टी के साथ करने की कोशिश करते हैं उसको, बट वी कैन डू इट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजन इज कॉल्ड ल्यूसिडिटी। आइए, ल्यूसिडिटी को हम डिफाइन करते हैं, एन आर्टिकुलेशन ऑफ द विजन विच एक्सप्लेन्स द मेन आइडिया इन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स। यानी कि आप अपने विजन को जब बयान करेंगे, उसकी जो आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, उसको जो अल्फाज का जामा पहनाएंगे आप, वो बहुत क्लियर होना चाहिए और गैर मुबहम होना चाहिए। मुबहम क्या होता है? जी, वेग ना हो, उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना हो। जैसे हाँ? आप समझ रहे हैं उसी तरह कोई बात। हाँ, यानी जिस तरह आप उसको समझते हैं, जब किसी सामने वाले से आप उसको शेयर करें तो वो भी आपकी बात को उतना ही क्लैरिटी के साथ समझ जाए, क्योंकि अगर आपकी आर्टिकुलेशन, आपके अल्फाज, आपका बयान उस विजन का वाज़े नहीं होगा और उसके अंदर जो है ना वो कोई इबाहम होगा, तो सामने वाले को जिससे आप शेयर कर रहे हैं आप उसको अपनी बात समझा नहीं सकेंगे, है ना। तो ये जो क्लैरिटी है इन दी आर्टिकुलेशन, विजन की आर्टिकुलेशन में, ये क्यों होनी चाहिए, ये क्यों क्लियर होना चाहिए, ये क्यों अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्या वजह है? वही बात के आपने बताया, शेयरिंग हाँ, जरूरत पड़ेगी। तो शेयरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अकेले कर नहीं सकते। क्या अकेले नहीं कर सकते? क्योंकि आपको और कंट्रीब्यूशन चाहिए। आप ऑडिट भी हो जाते हैं। जी, आपका ऑडिट हो आपका ऑडिट भी हो जाता है, लोग आपको रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात ही नहीं समझा सके सामने वाले को, आपको खुद क्लैरिटी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके उस विजन में कंट्रीब्यूट करें, उसको बात पूरी समझ में नहीं आ रही है, वो कंफ्यूज हो चुका है आपकी बात सुनने के बाद कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आई ना बात। तो हम बहुत दफ़ा आम तौर पे भी जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमारी जो गुफ्तगू होती है, उस गुफ्तगू में अगर क्लैरिटी ना हो, उस गुफ्तगू के अंदर अगर जो है ना वो आप उसको जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कर दें, उसके अंदर जो है उसमें एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दें, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे सामने वाले को, सामने वाले को प्रॉपर्ली बता नहीं सकेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसका नतीजा ये होगा कि वो आपको रिस्पॉन्स सामने से जो आना, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा। एक मरतबा मैं मिसाल देता हूँ, एक बार वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम बहरीन टू कराची, तो उसमें अबू धाबी में एयरपोर्ट पे वो था, ट्रांजिट था इत्तेहाद एयरवेज का। अच्छा, वो हुआ ये कि वो फ़्लाइट लेट हो गई अबू धाबी से कराची वाली फॉर सम रीज़न, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी फ़्लाइट जो है ना वो लेट हो गई है। सब रात को कोई 9 बजे की फ़्लाइट थी, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट लेट हो गई है, नाउ द फ्लाइट टाइम इज़ रीशेड्यूल्ड टू 2 AM, 5 घंटे का डिले हो गया। चलो भाई अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भाई तमाम पैसेंजर जो है ना वो आके हमारे काउंटर से वो ले लें, कूपन्स ले लें, डिनर कूपन्स ले लें और रेस्टोरेंट में जाके जो है ना आप लोग डिनर कर लें। तो सब पैसेंजर चले गए, उन्होंने कूपन्स लिए, कूपन लेके जाके वो जा करके बैठ गए। मतलब जब बैठे तो एक साहब और आके बैठ गए, चाहे टेबल खाली थी, बैठ गए, एक साहब और आ गया, आगे साइन थे, फिर बैठे, सलाम दुआ हो गई, तारुफ हुआ और कहने लगे कि यार, फिर कहने लगे साहब क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब रात को तकरीबन जो है कोई वक्त है 11 बजे का, 11:30 बजे का वक्त है, थके हुए हैं लोग, कुछ लोग ट्रांसिट हो रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कहीं से आ रहा है, कुछ अबू धाबी से भी जा रहे हैं। अब उस सलमान भाई बैठे थे तो उन्होंने कहा कि यार क्या समझाऊँ, और मैं इसको कहूँगा कि यार हम विजनिंग करते हैं और विजन होना चाहिए और जो है ना वो, तो यह तो बड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हैं। रात को 11 बजे किसी को समझाएं कि भाई विजन ज़िंदगी में होना चाहिए, तो इसको कोई आसान करके कुछ सोचना चाहिए। तो सलमान भाई ने क्या किया, उसको कहा कि देख भाई
हम जो है ना 3 काम करते हैं। हम क्या 3 काम करते हैं? क्या नंबर 1, हम बिजनेसेस को ये बताते हैं कि आपने $1 लगा के बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से $2 कैसे बनाने। एक दूसरा बताते हैं कि आपने अच्छे लोगों को, अच्छे एम्प्लॉइज को कैसे रिटेन करना है अपने साथ, 3 कैसे डेवलप करनी है। और तीसरा बताते हैं कि आपने अपनी बेगम को खुश कैसे रखना है। ये हम एडवाइस करते हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर। अच्छा यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं यार आप तो। यार तो मुझे भी कोई एडवाइस करे ना। तो बिल्कुल ही उन्होंने खाना वाना जो है ना थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा अच्छा तो बहुत क्रिटिकल काम है यार। तो आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो मुझे कोई एडवाइस करते हैं, तो क्या बिजनेस करते हैं आप? तो उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा कि आई सेल गोल्ड एट डिफरेंट शॉप्स इन द गोल्ड मार्केट ऑफ दोहा कतर। आई सेल गोल्ड एट डिफरेंट शॉप्स इन द गोल्ड मार्केट ऑफ दोहा कतर। ये कहा उन्होंने, ठीक है। अब आप बताएं मुझे कि ये जुमला आपने सुना, आप जुमले को सुन के क्या समझे कि साहब क्या करते हैं? बताएं अदनान साहब, आपके ख्याल में क्या करते हैं साहब? मतलब क्या करते हैं? गोल्ड का बिजनेस करते हैं ना, क्या करते हैं? सप्लायर हैं। तो ये क्या करते हैं? गोल्ड सप्लाई करते हैं इन द रॉ फॉर्म, ठीक है। अच्छा जनाब, आपका क्या ख्याल है तहसीन साहब? डिफरेंट शॉप्स सेल्समैन है, किसी से गोल्ड लेते हैं फिर उसकी मार्केटिंग करके दे। आपका ख्याल ये है कि ये सेल्समैन है, किसी से गोल्ड लेते हैं उसकी मार्केटिंग करके बेच देते हैं। ये कौन ख्याल आ गया माशाल्लाह से जी। ही इज द ओनर ऑफ व्हाट? कारोबार का जैसे होता है ना, ओनर है, देन ही हैज अदर एम्प्लॉइज, वो बेचने के सेल। अच्छा। अपनी शॉप की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अच्छा, इनकी अपनी कोई शॉप, अपना कोई बिजनेस है जिसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं इन दी गोल्ड मार्केट ऑफ दोहा। ये वो अच्छा, ये भी एक आइडिया हो सकता है। गोल्ड बुलियन के अंदर भी तो काम कर सकते हैं, वो जो स्पेकुलेट करते हैं, अच्छा फिजिकल एक्सचेंज ना करते हो। हाँ। गोल्ड बुलियन भी है। ये भी हो सकता है वो करते हो। 4 आइडिया तो आ गए माशाल्लाह से इस जुमले के ऊपर। आइए और बता दें कोई एक आधा आइडिया और है। सोने की माइनिंग करते होंगे, गोल्ड माइनिंग करते हैं ये। एक और आइडिया है, चोर तो नहीं है, हाँ स्मगलिंग करते हो, चोरी का सिर्फ स्मगलर है। तो आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जुमला है, इस जुमले में एम्बिग्विटी है, क्योंकि ये जुमला जो है ना वो क्लियरली नहीं बता पा रहा कि आप एग्जैक्टली करते क्या है। देयर आर 7 डिफरेंट परसेप्शन, 7 होते चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, हर किसी के कुछ बात आ रही है ना। तो एग्जैक्टली हमने उनसे ये पूछा था कि भाई नहीं आप कैन यू प्लीज़ रिपीट कि आप क्या करते हैं, समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने ये बात कही, फिर तीसरी मरतबा ये बात कही, फिर उनका नहीं भाई आप थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। तो जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो पता क्या लगा, कहने लगे भाई मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में हम जो है वो गोल्ड की ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, मैं वो ज्वेलरी लेके दोहा आता हूँ। दोहा में जो मेन गोल्ड मार्केट है वहाँ पे मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, उन दुकानों पे मैं अपनी गोल्ड की डिज़ाइन ज्वेलरी को डिस्प्ले करवाता हूँ। आई हैव कॉन्ट्रैक्ट विद मल्टीपल शॉप्स जहाँ पे वो डिस्प्ले पे मेरी डिज़ाइन की हुई ज्वेलरी रखते हैं, और वो जब अगर सेल हो जाए, अगर मेरी ज्वेलरी में कुछ सेल हो जाता है तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका 1% जो दुकानदार रखता है, बाकी मेरा होता है। दिस इज व्हाट आई डू, है ना भाई। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है ना। अब अगर आप इस पूरे काम को इस जुमले में बयान करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि मैं इस बात को सपोज करें मैं कंसल्टेंट हूँ ना ही वांट्स एन एडवाइस, तो एडवाइस करो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस मैनेज करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कैन आई एडवाइस हिम? नो। तो इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कंट्रीब्यूट करे, कोई आपको विजन में कंट्रीब्यूट करे, आपकी बात को समझे, तो उसको पहले समझाना तो सही। और समझाने के लिए आपके पास बहुत क्लियर आर्टिकुलेशन होनी चाहिए अपनी बात की। उससे पहले खुद भी तो समझ, उसके बाद खुद भी तो समझे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं इंडस हॉस्पिटल बनाना क्यों चाहता हूँ भाई।
इंडस हॉस्पिटल करना क्या है? कि इंडस हॉस्पिटल से खाली लोगों का फ्री इलाज करना है या इंडस हॉस्पिटल कुछ और भी करना है ना? पहले तो ना खाली भाई लोग आ जाएंगे इलाज करके भेज देंगे, एक आइडिया हो सकता है। एक आइडिया भाई इलाज भी करेंगे और हम एजुकेट भी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये भी तो सकता है ना। तो हॉस्पिटल का मकसद ये है कि एक तो हम उनको फ्री इलाज भी देंगे, लेकिन हम उनको एजुकेट करेंगे ताकि फ्यूचर में वो कंट्रोल कर सके अपनी वो बीमारी को। हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे भी सपोज काम करेंगे। क्या करना चाहते हैं आप? जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं होगी, जब तक आप सामने वालों को से प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकेंगे। इस सवाल से आइंस्टाइन का एक कोट है कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट वेल इनफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो आप जो कुछ करते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है? अगर बहुत क्लियर है तो उसके अल्फाज बड़े क्लियर होने चाहिए ताकि हम औरों को समझा सकें। इसीलिए हमारे विजन्स के अंदर जो लूसिडिटी का लेवल है वो हमेशा हाई होना चाहिए, हाईली क्लियर एंड एम्बिगुअस। किसी को आप बात करें, किसी को समझाएं, फौरन आपकी बात समझ जाएगी तो ये करना चाहते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मार्केटिंग में पढ़ते हुए पॉइंट आया था, तो अब तो उसमें ये था कि जी दो सेल्समैन होते हैं, उनको भेजा जाता है, वो सेलिंग शूज, वो किसी अफ्रीका के किसी रीजन में उनको भेजते हैं, पहले साहब को भेजते हैं 500 पेयर्स और कहते हैं कि यू हैव टू गो एंड सेल शूज देयर। सो नेक्स्ट डे ही कॉल्स एंड सेड कि जी बेल मी आउट बिकॉज नोबडी वेयर शूज हियर। तो कुछ अर्से बाद एक और को भेजते हैं वहाँ पे, तो नेक्स्ट डे ही कॉल्स एंड सेड सेंड मी 3000 पेयर ऑफ शूज, नोबडी वेयर शूज हियर। So these are two perspectives of people. अब भेजने वाले ने क्या सोच के उसको भेजा है और जो गया है वहाँ पे उसने क्या विजन वहाँ पे कि ये व्हाट इज दिस विजन, व्हाट इज दिस, जो उसको जो बंदा वहाँ गया व्हाट इज दिस इज व्हाट। जो पहला बंदा गया है उसका विजन लिमिटेड है, वो उन लोगों को देख रहा है जो ऑलरेडी जूते पहनते हैं। नहीं, वो कहता है यहाँ जूते कोई पहनता ही नहीं है। हाँ, मतलब ओके ठीक है, 500 लोग पहनते हैं भाई, कुछ लोग जूते पहनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका मतलब मार्केट जो है 500 लोगों की है, तो दूसरा बंदा किया है वो देख रहा है पूरे एरिया को, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे जूते ही नहीं पहनते, इसका मतलब ये है कि इनको भी जूते पहनाओ। तो मार्केट 500 लोगों की तो हुई नहीं, मार्केट 3000 लोगों की हो गई। तो वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहा है, यार हम तो कोई पहन ही नहीं रहा ना है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो वहाँ की मार्केट है, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी वाली बात है ना। अगर आपका विजन होगा तो यू विल फाइंड दी अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आपको वो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है 3000 लोगों का जूते ना पहनावा होना। उसका विजन छोटा है, वो अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहा, लोग नंगे पैर फिर रहे हैं, वो उसको डिफिकल्टी वो उसको डिफिकल्ट, यार इनको कैसे बेचूंगा मैं, इनको कौन समझाएगा जूते पहनो, है ना। चिल्लू है ना बहुत सारे, हमने कहा चिल्लू है ना बहुत सारे, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। इसका मतलब ये है कि हर आदमी मेरा क्लाइंट हो सकता है, जिसको पकड़ के मैं यहाँ ले आऊँ और मैं कोर्स कराऊँ, मेरे आंसर एवरीबॉडी इज माई क्लाइंट। मेरी तो अपॉर्चुनिटी है, दुनिया खुली हुई है भाई। अब दुनिया में इतने चिल्लू है, इसका मतलब ये कि हमारा कोर्स जो है ना विजन वाला, ये तो बहुत चलेगा, हम सब मिलके भी है ना, बहुत चलेगा। और वो खाली मैं चला नहीं सकूंगा क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है कि मैं और सुलेमान अहमद और यान सिद्दीकी चला नहीं सकते। इसका मतलब ये कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, तो इसलिए सबको ड्यूटी पे इसलिए लगाता जाता हूँ मैं कि भाई पढ़ाते जाओ मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि हो नहीं सकता ना। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इट्स अबाउट टेकिंग मैसेज फॉरवर्ड। तो मैं कैसे करूँगा, टाइम इंडस्ट्री कैसे करेगी अकेली। तो इसलिए हमारा एक विजन है रान भाई, टाइम इंडस्ट्री का विजन है इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह मिलियंस, टीचिंग मिलियंस इन द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन्स। ऐसे लाखों लोग होने चाहिए भाई जो दुनिया में जाके विजन पढ़ा रहा हूँ। कुछ को हम भी बढ़ाएंगे, मिलियंस टीचिंग मिलियंस इंशाल्लाह। गवर्नमेंट हैं तो चिल्ते हैं, चिल्लू हैं तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी चिल्लुओं की हैं, उधर भी चिल्लू बैठे हुए ना। जो चिल्लू बैठे हुए हैं तो जो पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दुनिया चलाने के, मुल्कों को चलाने के, वो भी चिल्लुओं वाले हैं। जिस नतीजे में जो ना ओवरऑल जो है ना वो चिल्लू इफेक्ट आया हुआ है और चिल्लू पने की एक फजा है, एक आबो हवा है
जिसमें जो है ना वो, और इसीलिए जो चिल्लुइज्म के पैरोकार जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं और दुनिया जो है ना मस्त है। हम उस मस्ती से निकाल के फोकस करवाना चाह रहे हैं कि सर आप ये ये कह रहे हैं ना जो यहाँ लिखा हुआ है शेपिंग चिल्लूज इनटू अ फोर्स फॉर गुड। माशाल्लाह यार, अरे अल्लाह अल्लाह, समझ गए आप। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं सैफ भाई, वो बोलने की जरूरत नहीं, समझ गए थे ना, है ना। तो आप पैशन है, चिल्लू में पैशन होता है, उसको किसी ने दिखाया नहीं होता, वो तो हमको दिखाएं और उसको कन्वर्ट करते हैं फॉर अ ग्रेटर गुड, कि बड़े खैर के लिए। तो वी नीड टू हैव lucidity माय फ्रेंड्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ आवर विजन्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विजन इज वी कॉल इट, आइए, concreteness. How do we define concreteness is the number of quantifiable elements and degree of quantification in those elements. देखें, इसे कहते हैं कि something that cannot be quantified, cannot be measured. अगर आप अहमद, बाबर और चिल्लू को देखें तो what is the difference? अहमद के पास चूंकि concreteness level high है, इसीलिए 5 साल के बाद वो ये मेजर कर सकता है कि मैं कहाँ पहुंचा। कुछ डेफिनेशन है ना उसके पास गुड हेल्थ की। बाबर भी अपनी डेफिनेशन के हिसाब से मेजर कर सकता है, मगर चिल्लू तो कर ही नहीं सकता। वो तो किस से मेजर करेगा वो, कि मेरी हेल्थ अच्छी है, बुरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही कैन नॉट डू इट, है ना। तो हमारे विजन के अंदर एक एलिमेंट होता है कॉन्क्रीटनेस का, और कॉन्क्रीटनेस का उसूल ये है कि विजन जितना लॉन्ग टर्म होगा, जितना दूर का होगा, उसमें कॉन्क्रीटनेस जो है वो उतनी लो होगी, क्योंकि आप बहुत दूर की पिक्चर को बहुत एग्जैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया। लेकिन जैसे जैसे आप उसको ब्रेक डाउन करके शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं, आपकी कॉन्क्रीटनेस बढ़ती जानी चाहिए, आपके क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाइबल एलिमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। गोया के अगर सपोज करें कि हमारे पास विजन है फॉर 100 ईयर्स, हम कहते हैं भाई 100 साल बाद मैं ये देखना चाहता हूँ, दिस इज द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर आई वांट टू सी 100 ईयर्स डाउन द रोड। तो 100 साल के बाद जो आप देखना चाहते हैं, इस लेवल पे आपकी लूसिडिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि जो आर्टिकुलेशन है बड़ी क्लियर होनी चाहिए, अल्फाज क्लियर होने चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो नंबर्स होंगे, क्वांटिफिकेशन होगी, वो आपकी बहुत हाई नहीं होगी, लो लेवल की होगी, क्योंकि 100 साल बाद की पिक्चर बहुत दूर की पिक्चर है। लेकिन आपका एक आइडिया होगा, मैं ये करना चाहता हूँ 100 साल में। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई 100 साल में हम ये करना चाहते हैं, ठीक है साहब। तो अगर आप 100 साल में ये चाहते हैं, तो फिर 50 साल में क्या चाहते हैं? 100 में चाहते हैं तो 50 में 50 में भी तो कुछ चाहते होंगे ना। अगर 100 में आप कुछ चाह रहे हैं, तो फिर उस रास्ते में 50 साल की पिक्चर क्या है इन दैट डायरेक्शन, है ना। लूसिडिटी जो है ना, इट विल रिमेन हाई, कॉन्क्रीटनेस आपकी पहले के मुकाबले में थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ज़्यादा थोड़ी सी हो जानी चाहिए जी भाई साहब। अच्छा, अगर आप 50 में ये चाहते हैं, तो फिर सवाल ये है कि फिर आप अगले 25 साल में क्या चाहते हैं? अगर 50 साल में आप यहां देखना चाहते हैं, तो फिर 25 साल में उस डायरेक्शन में कहां देखना चाहते हैं? लूसिडिटी विल रिमेन हाई, कॉन्क्रीटनेस विल फर्दर इंक्रीज, नंबर्स क्वांटिफिकेशन और बढ़ जाएगी, पिक्चर और करीब की हो गई। 25 में मैं ये देखना चाहता हूं आरिफ साहब, तो इस डायरेक्शन में मैं अगले 10 साल में क्या देखना चाहता हूं? 10 साल की पिक्चर होनी चाहिए। लूसिडिटी विल कंटिन्यू टू बी हाई, कॉन्क्रीटनेस विल फर्दर इंक्रीज। और अगर हम 10 साल में ये देखना चाहते हैं आप, तो क्या इसकी रोशनी में हम ये सोच सकते हैं कि अगले 5 साल में क्या चाहते हैं? 5 साल में मैं ये चाहता हूं
इसका मतलब ये हुआ कि रिजिडिटी विल रिमेन हाई, कॉन्क्रीटनेस और बढ़ जाएगी। और अगर आप 5 साल बाद यहाँ पे होना चाहते हैं साकिब साहब, जो भी कुछ सोचते हैं आप, तो फिर क्या इसकी लाइट में ये तय हो सकता है कि भाई पहले साल में क्या चाहता हूँ मैं, इस साल में निकालें। बाय द एंड ऑफ 2014 दिसंबर 31 मैं क्या देखना चाहता हूँ। और पहले साल के अंदर जैसे आप आएंगे तो रिजिडिटी तो हाई रहेगी, कॉन्क्रीटनेस भी हाई हो जाएगी बहुत। तो ये 1 साल के टारगेट, 1 साल की पिक्चर को डिफाइन करना बहुत आसान है। ये बात समझे आप। ज़्यादा अगर आपकी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, हाईवे पे बड़ा साफ वेदर है, सब कुछ है, आपको बहुत दूर एक कुछ हल्का सा कुछ हिवला सा नजर आता है, भाई क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, बहुत दूर है। आप ड्राइव करते जाते हैं, आप क्लोज होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, तो आगे बढ़ते में आपको नजर आता है, ओहो अच्छा वो जो मुझे 50 किलोमीटर पीछे एक हिवला नजर आता था, ये हिवला नहीं है, ये तो कोई पहाड़ सा है यार, आगे वो आगे पहाड़ है। हाँ, आप 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर और आगे आ गए, ओह अच्छा ये पहाड़ के ऊपर ऑन टिप ऑफ दैट माउंटेन को वाइट वाइट नजर आ रहा है, समझते को बर्फबारी हुई भी। आपने 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर और तय किए तो आपको नजर आना शुरू हो गया कि अच्छा यार इस पहाड़ के ऊपर तो दरख्त भी हैं और करीब आ गए, अच्छा एक सड़क भी है जो ऊपर जा रही है और घर भी बने हुए हैं, और करीब आ गए आपको पता लगा अच्छा इस पर जो है ना वो जनाब वाली परिंदे भी चहचहा रहे हैं, लोग गाड़ियाँ ऊपर से उतर रही हैं, नीचे उतर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि अब आप बहुत करीब हो गए ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है उस चीज़ की। विजन में भी ऐसा ही होता है, जब आप बहुत लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अपना आइडिया ज़रूर देंगे कुछ ना कुछ, और जैसे आप तोड़ते जाएंगे आपकी डिटेल्स बढ़ती जानी चाहिए। और पहले साल में तो इट शुड बी वेरी कॉन्क्रीट कि पहले साल में ये करना है। इसमें सवाल ये है कि आपने पहले जो है वो 100 साल का बनाया, मतलब पहले ऐसा नहीं होगा कि मैं ये सोचूं कि अगले 5 में क्या करना है, हाँ फिर उसके बाद। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले तो आप ये तय करें कि आप पहुंचना है, पहुँचना कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप तय करेंगे कि आप पहले तय कर लें कि 5 साल में मुझे पहुँचना है और फिर 5 साल बाद डिसाइड करूँगा कि आगे कहाँ जाना है, तो बड़ा मसला हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा, देखिए भाई एक आर्ट है ना, अगर मैं यूं जाता हूं तो 5 साल में यहां पहुंचूंगा क्योंकि आगे मुझे यहां जाना है, लेकिन अगर मैं यूं जाता हूं तो फिर शायद मुझे यहां इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाऊंगा। अगर मैंने पीछे तय ही नहीं किया कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ और मैं अंदाजे से चलना शुरू करता हूँ, यहाँ पहुँचे मुझे ख्याल आया अरे यार यहाँ तो जाना था, तो जाना तो इधर है, अब मैं यूँ जा रहा हूँ, फिर वहाँ पहुँचने में ख्याल अरे यार ये तो कुछ गलत आ गया, इधर यूँ कर लेना चाहिए, मेरी ज़िंदगी जिगजैग हो रही होगी। तो आप पहले अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तय करें भाई, फिर आप करेक्ट करें कि आपने जाना कहाँ है ना। तो पहले जो है यानी कि आप कहते हैं कि मुझे जो है ना वो 200 किलोमीटर के बाद कहाँ होना चाहिए सपोज, तो भाई 200 किलोमीटर के बाद कहाँ होना चाहिए ये तो जब तय होगा ना, पहले तो ये बताओ कि कहाँ जाना है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं कराची से लाहौर तो 200 किलोमीटर के बाद पॉइंट कुछ और आएगा, और आप जा रहे हैं कराची से कोयटा तो 200 किलोमीटर के बाद कहीं और होंगे आप। मैं 200 किलोमीटर कैसे डिसाइड कर सकता हूँ अगर मुझे आगे 1200 किलोमीटर का नहीं मालूम, दोनों डायरेक्शन अलग लगे ना, ये बात समझ रहे हैं बात, वो उसकी हाईवे डिफरेंट है, इसकी हाईवे डिफरेंट है। और यहाँ पे हाँ जी सर ये कॉन्क्रीटनेस के अंदर अनसर्टेनिटी के एलिमेंट हमें बिल्ट इन करना होगा। क्या मतलब अनसर्टेनिटी, हाँ मतलब गोल्स, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अब बिजनेस के अंदर हम लोग टर्म्स से बात करें तो ये बजट हुआ, 1 साल का बजट, ठीक टारगेट हुआ आपका, ठीक है, या आपको इतना रेवेन्यू चाहिए, ये होता ये कि फिर आपके पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, आ गए, तो उस टारगेट को आप रिवाइज कर लें, पूरे साल के टारगेट को, रोलिंग बजट, क्या इसको हम इंकॉर्पोरेट करेंगे अनसर्टेनिटी। हाँ अब आ रहा हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट विजन।
एंड व्हाट इज एन अल्टीमेट विजन? आइए, अ विजन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन अल्टीमेट विजन। तो ऐसा विजन जिसकी टाइम के साथ कोई कैद ना हो, टाइम के साथ लिंक ना हो, वो जमान और मकान की कैद से आजाद हो। 50 साल अगर वो आज आप देखें विजन, अगर उस विजन को आप आज देखें तो वो वैलिड हो। अगर आप उस विजन को 50 साल के बाद देखें अभी वैलिड हो। और आप उस विजन को जो है वो 100 साल के बाद देखें राव साहब तो अब भी वैलिड हो। और अगर वो 100 साल पीछे जाके देखा जाए, 100 साल पीछे चले जाएं तब भी वैलिड होता। तो हमारी जिंदगी में तो उस पर कुछ काम ही नहीं होता, अचीवमेंट ही। हाँ, उस हमारे पास जो है ना वो अल्टीमेट विजन होने चाहिए, यानी जिस पे आपकी पूरी ज़िंदगी खप जाए, वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो ही ना, और आप मर जाएं और फिर पीछे और लोग आएँ और वो फिर उस विजन को लेके चले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल और ये जो आपके विजन होते हैं ना 100 साल, 50 साल, 25, 10, 5, 1, ये उस अल्टीमेट विजन के साथ कनेक्ट हो, एंकर्ड हो। इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट विजन्स। वी कॉल देम इंटरमीडिएट विजन। एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट विजन? आइए, a vision derived from the ultimate vision for a particular instance of time is called intermediate vision. इन्हें कहते हैं भाई इंटरमीडिएट विजन। जैसे ही आपने टाइम लगाया वो इंटरमीडिएट हो गया। इसके ऊपर एक चीज होनी चाहिए, अल्टीमेट विजन। वो आप जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे उससे मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि आप बता रहे थे कि जो उन्होंने प्लान किया था कि 5 साल में हो जाएगा वो 3 साल में हो गया, या फॉर एग्जांपल अब मेरा 50 साल का विजन जो है वो 25 साल में पूरा हो गया। हाँ, तो अब फिर क्या करें बंदा? हाँ, मतलब या 100 साल का विजन है, वो भी मैंने सोचा था कि 100 साल में जी, होगा, हाँ। लेकिन सारा पूरी ज़िंदगी में हो गया। हाँ जी। अब क्या करें बंदा? तो इसका मतलब आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे आप, मतलब वो फिर उस वक्त जाके फिर नया विजन फिर नया विजन बनाएंगे आप। तो हम कह रहे हैं भाई आपको विजन होना चाहिए इतना पावरफुल हो जो आप लाइफ को ट्रांससेंड करें, एंड यू शुड हैव योर इंटरमीडिएट विजन कनेक्टेड विद दैट अल्टीमेट विजन। लेट मी गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। एक कंपनी है जिनके साथ हम कंसल्टिंग का प्रोसेस कर रहे थे विजनिंग का, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो वी वुड लाइक टू बिकम दी लार्जेस्ट स्टील बार मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान। हम जो है वो क्या बनना चाहते हैं? स्टील बार मैन्युफैक्चरर्स बनना चाहते हैं, सरिया बनाने की कंपनी बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी सरिया बनाने की कंपनी बनना चाहते हैं। सरिया बनाते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप सरिया बनाने की सबसे बड़ी कंपनी बन गए, सरिया बनाने की बड़ी कंपनी बन गए आप, 10 साल लग गए आप, 10 साल बन गए आप, फिर उसके बाद क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? और सपोज करें कि आज से सपोज कर लें कि 15 साल, जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अगर 15 साल के बाद या 20 साल के बाद सपोज करेंगे सरिया जो है, सपोज इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो क्या करेंगे आप? तो आप सोचेंगे बैठ के, अरे यार तो सरिया तो चल ही रहा, अब तो एल्युमिनियम पता नहीं चल रहा है और वुडन फ्रेम्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, अब तो सरिया तो बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? हाँ, तो उसका विजन चेंज करेंगे। बैठे होंगे उस वक्त, यार क्या करें? तो जितनी देर में आप सोच के विजन चेंज करेंगे उतनी देर में कोई और लोग जगह ले चुके होंगे आपकी, कुछ लोग मार्केट में ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई व्हाई डोंट वी से कि वी वुड लाइक टू बी द लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। व्हाई स्टील बार मैन्युफैक्चर, व्हाई नॉट बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, है ना? अच्छा, कि बिल्डिंग मटेरियल हो
तो भाई दुनिया में जब तक लोग हैं, जब तक ह्यूमैनिटी दुनिया में है, लोग दुनिया में हैं, तो दुनिया में बिल्डिंग्स भी बनेंगी, कंस्ट्रक्शन भी होगी ना, तो किसी न किसी फॉर्म में होगी। घर बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, ब्रिजेस बनेंगे, सड़कें बनेंगी, होगा कि नहीं होगा भाई? इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग मटेरियल अगर आपके विजन में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इट इज गिविंग यू अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू वर्क। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में जो है ना स्टील बार भी है, बिल्डिंग मटेरियल में एल्यूमिनियम के पैनल्स भी हैं, भी हो सकते हैं, वुड भी है, वुडन पैनल्स भी हो सकते हैं, टाइल्स भी हो सकते हैं, मार्बल भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकती है। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर 4000 ज़्यादा प्रोडक्ट है दुनिया में। और अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है तो आप अपने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर प्रोडक्ट चेंज करते चले जाएं, ऐड करते चले जाएं। लेकिन अगर आपने स्टील बार को फोकस किया तो आप तो चंद सालों में लिमिट हो जाएंगे। कोडैक के साथ जी जैसे कोडैक या ब्लैकबेरी के साथ हुआ ना, आप तो फंस गए, आप एक बार फंस जाएंगे ना फिर। तो आप क्यों नहीं सोच रहे? हाँ यार, सोचा नहीं हमने। भाई बिजनेस की जो डायनामिक, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो एक ही होता है ना। अब आपने सरिया बेचना है या एल्युमिनियम बेचना है, टाइल बेचने हैं, सब बिकेगा ना, सब चलेगा, सब चलता है मार्केट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो आपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड क्यों नहीं कर रहे? आप लोग अल्टीमेट कर दो ना, जो बिल्डिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 100 साल के बाद भी दुनिया है और 100 साल के बाद दुनिया में लोग रहते हैं और उसमें कोई बिल्डिंग मटेरियल होगा तो हम वो बनाएंगे। आपको मिसाल दे रहा हूं कि आप अपने विजन को अल्टीमेट रखो ना, आप उसको लिमिट क्यों कर रहे हैं? मैं एक मिसाल दी आपको, मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। 3M एक कंपनी, 3M जी, अमेरिकन मल्टीनेशनल है। 3M से बनता है क्या? 3M से क्या बनता है? मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। दे यूज्ड टू बी मिनीसोटा माइनिंग एंड मिनरल्स ऑलमोस्ट 25-30 years बैक। अब ये कहलाते हैं मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इनका जो विजन है, जो स्टेटमेंट है, जो ये कहते हैं वो है, वो कहते हैं कि टू सॉल्व ह्यूमैनिटीज एवरीडे प्रॉब्लम्स। अच्छा मुझे बात बताएं कि जो स्टेटमेंट है इसकी कोई टाइम लिमिट है? डू यू थिंक कि ये किसी टाइम के साथ लिमिट है? नहीं है ना। क्या आज ये वैलिड है? आज दुनिया में लोग रहते हैं, भाई कल के अखबार में था कि दुनिया की आबादी 7 अरब 20 करोड़ हो गई है, चलो 7 अरब दुनिया में रह रहे हैं। तो क्या दुनिया में जो लोग रहते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स, मुख्तलिफ डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन होने चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, सोल्यूशन के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी आपको। अच्छा, अगर आज से 20 साल के बाद दुनिया में लोग होंगे तो क्या लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी? उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए होंगे 100 साल के बाद, 150 साल के बाद। तो इसका मतलब ये कि तब तक दुनिया में लोग हैं, प्रॉब्लम भी होंगी और उनके सोल्यूशन भी चाहिए होंगे, और टू गिव देम सोल्यूशन यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स, है ना भाई? तो ये समझदार लोग थे, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या को फंसे हुए, पहले तो माइनिंग और उससे निकलो, मिनरल से निकलो। तो दे मूव्ड इनटू फ्रॉम माइनिंग एंड मिनरल्स टू मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग। आप ये ग्लास मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप बल्ब भी बना सकते हैं, आप जो है ना ये मल्टीमीडिया बना सकते हैं, आप जो है ना वो बोर्ड बना सकते हैं, आप पेन बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं। जी, विजन को बहुत ब्रॉड रखा जाए तो उसमें फिर कंप्लीटनेस शायद कम हो जाती है। लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट, ठीक है, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। मुझे अभी पूरा करने दें मुझे, तो 15-20 मिनट के लिए फ्रीज कर लें। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, ताकि पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझें। आप इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो देखेंगे बाद में। 1982-83 में एक प्रॉब्लम दुनिया में लोगों को फेस होना शुरू हुआ, ह्यूमैनिटीज एवरीडे प्रॉब्लम। इट वॉज एन एवरीडे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये था कि अर्ली 80s में कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन लेट 70s, अर्ली 80s, कंप्यूटर वॉज अ न्यू थिंग फॉर मैनी पीपल। जी करें तो खैर अब लोगों के सामने कंप्यूटर आ गया, स्क्रीन्स थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, प्रोसेसर रखे हुए हैं, वो बड़ा स्लो सिस्टम उस ज़माने में होता था। लेकिन चूंकि वो नई चीज़ थी, तो जब आप किसी नई चीज़ को फेस करते हैं तो यूजुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम
फ्रॉम यूर स्केड्यूल। खास तौर पर एक स्क्रीन है, एक मॉनिटर रखा हुआ है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप बरसों से जो है ना मैनुअल काम करते थे और अब जो है ना वो एक कंप्यूटराइज चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम ये फेस होना शुरू हुआ वेस्ट में, तो हमारे कंप्यूटर वहाँ पर आए थे, हमारे पास ऑल डेटा आया कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। तो प्रॉब्लम ये फेस होना शुरू हुआ लोगों को कि यार जब हम ये इस पर होते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो चली जाती है इस स्क्रीन पे। तो हमारी जो डे टू डे चीज़ें होती हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, किसी को फ़ोन करना है, किसी को कुछ चीज़ लेनी है, किसी को कुछ चीज़ देनी है, ये हम भूल जाते हैं। लोग भूलना शुरू हो गए, कोई काम रह गया। अब इसको कैसे करें? तो ज़माने में ऑफ कोर्स कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुए थे कि जो आपको पॉपअप करता हो, रिमाइंडर कराता हो। मोबाइल फ़ोन थे नहीं, तो आपको रिमाइंड कराते हो, रिमाइंडर आराम बज रहा हो, तो हमें ये काम भी करना है। अब याद कैसे रखें, अब क्या करें? तो ये प्रॉब्लम इनके पास भी आया, 3M वालों के पास। और 3M की एक पॉलिसी उस ज़माने में थी, अभी भी शायद है। तो उनकी पॉलिसी ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो जनरली दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं और आपके पास कोई आइडिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप वो आइडिया लेकर आएँ, उस आइडिया पे रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट बन गई और कमर्शियल हो गई और वो हिट हो गई, चल गई, तो उस प्रोडक्ट से जितना प्रॉफिट होगा ना, जो बंदा वो आइडिया लेकर आया है उसका रेस्ट ऑफ द लाइफ उसका शेयर होगा उसके प्रॉफिट में। तो दिस आइडिया इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन दी कंपनी ना। अब वो स्वीपर है, ऑफिस बॉय है, वो क्लर्क है, वो मैनेजर है, वो CEO है, हर आदमी जो है ना कुछ हो सकता है। अब कहते भाई ये आइडिया है, इस आइडिया पे ये प्रोडक्ट ऐसी कोई प्रोडक्ट बन जाए उसे ये मसला हल हो सकता है। तो वो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। तो उनका कोई बंदा था जो कि कोई बहुत हाशिना आदमी था, जूनियर आदमी था, उसने एक आइडिया दिया, उस आइडिया पे उन्होंने काम किया और उस आइडिया पे काम करने के नतीजे में उस ज़माने में एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च की और प्रोडक्ट हिट हो गई और प्रोडक्ट आज तक चल रही है। और इस प्रोडक्ट को कहते हैं पोस्ट-इट नोट्स, 3M पोस्ट-इट नोट्स। ये क्यों थी? क्योंकि लोगों का कंसंट्रेशन चला जाता है ना। तो उसने कहा कि आप एक काम करें, ऐसे कुछ चीज़ है ना जो आप चाहते हैं याद रहे, तो आप उसको लिखें और उसको स्क्रीन पर सामने लगा लें, ताकि वो पर्ची आपके सामने लगी हुई होगी तो आपकी आंखों में बार बार आएगी, तो नॉट बी एबल टू एक्चुअली डिस्कार्ड इट लाइक दैट। तो देखा पर्ची ऐसी होनी चाहिए जो चिपक भी जाए लेकिन वो निकल भी जाए, यानी कि एडहेसिव ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी स्क्रीन को, आपकी उस सरफेस को कॉपी ना करे और आपको वो याद दिला दे, इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर। अच्छा ये 83 की बात है, वो दिन और आज 2013, 30 साल हो गए। तो ये ऑफिस में मिलता है आपको आज तक। अब तो भाई रिमाइंडर्स आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स। You have laptops, you have computer, you have everything, but you will still find, still people use this, post-it notes. लैपटॉप पे ही लगे हुए यार घरों में फ्रिज पे लगे हुए होते हैं। तो यहाँ तक कि वो जो गूगल कीप्स का रिमाइंडर एप्लीकेशन है, हाँ, उसमें डिजाइन पोस्ट-इट का ही रखा हुआ है, पोस्ट-इट का रखा हुआ है। अब उसके ऊपर अब तो और भी कंपनी ने बनाए, पेलिकन वाले ये बनाते हैं और वो फेबर वाले ये बनाते हैं और फलाने लोग बनाते हैं, फेबर कैसल वाले बनाते हैं ना। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जो साइज उसका क्या होना चाहिए, बड़ा रिसर्च है इसके पीछे कि इसकी साइज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे चिपकना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये वैसे आइडिया जो आया था इसका, वो इस तरह से आया था कि कहीं पर ग्लू पड़ी हुई थी और किसी बंदे का पेपर चिपका रह गया था। हाँ, तो उससे उसको आइडिया आया था कि ये एक चीज़ हो सकती है रिमाइंडर, हाँ, कि पेपर के ऊपर कोई एडहेसिव लगा हुआ हो। तो क्या लोगों का कोई एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इससे? एवरीडे प्रॉब्लम है ना, लोग भूल जाते हैं, लोग याद रखने में मुश्किल होती है ना। रिमाइंडर इस पर रिमाइंडर लगाते हैं, इसके साथ और भी इसके साथ और मसले हैं। इसकी बैटरी बीच में जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होती, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो वो लोगों के साथ जो है ना वो इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ छिन भी जाता है बेचारा। ये कोई छिंदा भी नहीं है यार, खुद ही रखो। प्रॉब्लम 90s में एक और प्रॉब्लम, एक और एवरीडे प्रॉब्लम आया। और इसमें प्रॉब्लम आया ख़वातीन की तरफ से। तो हाँ इधर प्रॉब्लम आता है ना तो सीरियस प्रॉब्लम होता है साकिब भाई, जरूर एक्स्ट्रा केयरफुल। प्रॉब्लम क्या आया कि जी वो उस ज़माने में जब लोग बर्तन वगैरह साफ़ किया करते थे, धोया करते थे, घरों में धुलते थे, तो
अगर आपको याद हो, हमारी वालदाएँ जो ज़माने में मासियाँ घर में काम करती थी, वो एक चीज़ इस्तेमाल करती थी, उसे कहते थे स्टील वूल। तो स्टील के वो बारीक से तारों का गुच्छा होता है, जिससे वो अभी भी होता है, अभी मार्केट में मिलता है, और उससे आप जो है ना बर्तन को मांजते हैं तो वो आपकी चिकनाई एकदम सब निकल जाती है, और उसके बाद जो है ना फिर आप बर्तन साफ हो जाता है आपको। लेकिन उसके साथ दो प्रॉब्लम है। स्टील वूल जो होता है ना, उसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि वो जो बर्तन की पॉलिश होती है, कलई जिसे कहते हैं, वो उसको ख़राब करता है ना, सिलाइज कम करता है। दूसरा प्रॉब्लम के साथ ये होता है कि चूंकि वो स्टील का कार होता है, अब जो ख़वातीन उसको हाथ में इस्तेमाल करती हैं, तो आपके हाथ की जो स्किन होती है वो रफ हो जाती है, चुभ भी जाता है। हाँ, चुभ भी जाता है। तो अगर जिन लोगों की वालदाएँ जो है ना वो ये करती रही हो, अगर आप उन वालदाओं के हाथ देखेंगे तो आपको अक्सर ख़वातीन जो ज़माने की है ना, उनके हाथों की स्किन रफ मिलेगी, क्योंकि वो करती थी ज़माने में। अगर प्रॉब्लम है कि भाई स्किन ख़राब हो रही है, और हमारी जो ख़वातीन होती हैं, बहनें होती हैं, दो चीज़ों के मामले में बहुत कहते हैं ना कि कॉन्शियस होती है, एक स्किन और एक बाल, दो चीज़ें जो है बड़ी कठिन। वेट, हाँ, वेट के बारे में जो नहीं, वो तो होना चाहिए, कुछ ऑब्सेशन भी आता है। हाँ, नहीं, कुछ होती है कुछ नहीं होती, वहाँ पे भी चिल्लने होती हैं। चिल्लू का जो है ना फीमेल चिल्लन होता है। हाँ, नहीं, कुछ नहीं भी होती है, ठीक है। हाँ, स्किन और बाल होने चाहिए। अच्छा, अब जो है वो प्रॉब्लम आ गया, अब क्या करें? कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो बर्तन भी मांज दे और आपकी स्किन को भी ख़राब ना करे। तो रिसर्च दे केम विद द आइडिया ऑफ स्कॉच ब्राइट 3M। ये 3M प्रोडक्ट गोगे और कंपनीज भी बनाती हैं, लेकिन वो उसकी डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग ऐसी करती हैं, उसके नाम कुछ और होते हैं, लेकिन वो बिकता है स्कॉच ब्राइट के नाम से। वो सिनोनिमस हो जाती है। हाँ, जैसे जीरोक्स, कहते हैं जीरोक्स तो कंपनी है भाई, लेकिन फोटोकॉपी को जीरोक्स। जब आएगा टीसीएस कर दो, टीसीएस, DHL से TCS कर दो, DHL से TCS कर दो, DHL से TCS कर दो है। तो द ब्रांड नेम इटसेल्फ बिकम सिनोनिमस टू द सर्विस है। क्लीनेक्स, हाँ, वो तो पॉइंट क्या है। अब ये एक एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एवरीडे प्रॉब्लम ना है भाई। उमर साहब क्या ख्याल है, हो रहा है सॉल्व? कोई एवरीडे प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, आप इनकी प्रोडक्ट उठा के देखें, 3M के पोर्टफोलियो में कोई दे हैव ओवर 4000 प्रोडक्ट्स। तो हर जगह हर चीज़ नहीं बेचते, जो मार्केट रिसर्च करते हैं कि किस मुल्क में किस जगह पे क्या चीज़ बिकती है, वहाँ पे वो चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई 4-4.5 प्रोडक्ट्स हैं भाई। They have stationery item, they have electronics, electrical, equipment, they have medicine, they have paint, they have chemicals, you name it, they have it. उफ, आज से तकरीबन कोई 12 साल 15 साल पहले कराची में एक जगह है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। तो DHA वाले भी जो हमारे क्लाइंट हैं, तो उनके वहाँ कई साल पहले कोई वर्कशॉप हो रही थी, तो उसमें उनके ज़माने में जो थे ब्रिगेडियर, क्या नाम था भाई? आसिफ खान, वो थे। तो उन्होंने अपना एक वाक़या शेयर किया DHA का। उन्होंने कहा हमारे साथ एक हुआ था कि 8 साल पहले हमने पूरे DHA में सड़कों पे वो लगवाए कैट आइस रिफ्लेक्टर्स। जब वो लगवाए, ये सही से देखें यार इसको, हाँ यार है, हाँ कुछ रोशन ये लगे। जब हुआ ये कि कुछ महीनों के बाद ये जो रिफ्लेक्टर्स थे ये सड़कों पर से गायब होना शुरू हो गए। हाँ, गायब हो गए। अच्छा, अब एक जो सड़क पे रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, सड़क खूबसूरत लगती है ना, लेकिन आप होता है कि बीच में से ना वो 6 गायब हुए हैं, फिर 2 लगे हैं, फिर 6-8 बीच में जो गायब हो गए हैं, फिर 1 लगा हुआ है, या बहुत सारे गायब हुए। अब जब पूरे गायब हुए हैं, बीच में खड्डे हैं, छोटे खड्डे पड़े हुए हैं, तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बदनुमा, इट लुक्स वेरी अगली। अब वो क्या हो गया, कुछ DHA के इलाकों में ज़्यादा हुआ, कुछ जगहों में कम हुआ। अब क्या करें यार, अब तो खासे महंगे होते हैं। तो रिसर्च की तो पता क्या लगा
ये कौन चोरी करता है? हैं? नहीं नहीं, नशे जो लोग नशा करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो इसको चोरी कर लेते हैं, क्योंकि मेटल होता है ना, तो मेटल जो होता है वो रिसाइकिल हो जाता है, वो बिक जाता है शेरशाह में, उसको लाके बेच दिया, उसे पैसे मिल गए, उस पैसे से जो है ना 2-4 सिगरेटें और ख़रीदी हेरोइन की, एक इंजेक्शन ले लिया और अपना जो है ना वो चिल्लू बना पूरा किया उस पैसे से। तो ये चोरी हो जाते थे, गटर के ढक्कन चोरी होते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो अब क्या करें यार? अच्छा पुलिस के पास जाएं और पुलिस वाला कहता है भाई मैं क्या करूँ यार, मतलब क्या, मतलब हर मैं रेफरेटर पे सिपाही खड़ा करूँ अपना? ये तो हो नहीं सकता, ये पुलिस का केस ही नहीं है। अगर पकड़ लें इनको, चर्सियों को और हेरोइन को पकड़ लें, ये इनको पकड़ना और मुसीबत है, हम पे लाइबिलिटी बन जाते हैं। अब इनको नशा भी कराओ और खाना भी खिलाओ, उल्टी मुसीबत। छोड़ो भाई, इतना बजट ही नहीं होता यार, कहना भाई ये तो हमारा नहीं है भाई, हम नहीं कर सकते यार। तो वो कहने लगे कि किसी गैदरिंग में मैं कहीं बैठा हुआ था, तो ये डिस्कशन चल रहा था कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, बड़ा पैसा लग रहा है इसके ऊपर। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई ब्रिगेडियर साहब काम क्यों नहीं करते, वो 3M वाले हैं ना, वो 3M वाले जो है ना वो बड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे आप जो है ना वो जाके जो है ना वो बात करें, वो शायद कोई आपको ऐसी प्रोडक्ट बना के दे दें। अच्छा भाई 3M कहाँ है भाई? पता लगा 3M के हेड ऑफिस शारा फैसल पे, 3M पाकिस्तान का हेड ऑफिस है शारा फैसल के ऊपर। इन्होंने अपने 2 लोग भेज दिए, उन 2 लोगों ने जाके अपनी प्रॉब्लम बताई, विच इज़ एन एवरीडे प्रॉब्लम फॉर DHA, है ना। 3M वालों ने कहा कि अच्छा तुम हमको टाइम दें, हम थोड़ी रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, या हमको मटेरियल ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, कुछ हम करते हैं इस पर रिसर्च। तो टाइम बाय किया कुछ 1.5-2 महीने का, फिर 1.5-2 महीने के बाद इनको कॉल की, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाएँ, हमने जो है ना वो एक मटेरियल डिज़ाइन किया है और उस मटेरियल से हमने ये कुछ रिफ्लेक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें परमिशन दें, हम एक सैम्पल लॉट प्रोड्यूस करेंगे और वो हम वहाँ पे जो है ना वो ट्रायल पे लगा देते हैं, हम देखते हैं फिर क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि लगा दो भाई, अप्रूवल दे दी, प्रोड्यूस हो गए और वो उन जगहों पे ज़्यादा लगाए गए जहाँ पे चोरी ज़्यादा होती थी, ऐसे ला के 3M का रिफ्लेक्टर है लग गए। क्या हुआ थोड़े दिनों के बाद है जी, फिर चोरी हो गए, फिर थोड़े दिनों बाद फिर चोरी हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर चोरी हो गए, तो 3M वालों ने कहा कि आप हमसे एक और सैंपल लेके दोबारा इसको प्लेस करें। तो दोबारा प्रोड्यूस करके एक सैंपल दिया, दोबारा उसी जगह पे दोबारा प्लेस किए गए। अब क्या हुआ? चोरी नहीं हुए, या चोरी बहुत ही नेग्लिजिबल लेवल के ऊपर आ गई। तभी ये क्यों हुआ? पता ये लगा कि जो मटेरियल इन्होंने प्रोड्यूस किया है, जिस मटेरियल से ये बनाते हैं, इस मटेरियल के अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं। पहली क्वालिटी ये है कि जब इसको सड़क पर से उखाड़ते हैं, अगर इसको उखाड़ा जाता है, सड़क पर निकालेंगे ना, तो ये निकलने में 3, 4, 5 टुकड़े हो जाते हैं इसके, ये सही सलामत निकलता नहीं है, ये टुकड़े हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने ले आके इसको बेच दिया, कहाँ पर? शेरशाह कबाड़ी मार्केट में, है ना। तो हुआ ये कि अब चूंकि मेटल है, चलो अगर पीसीस में भी हो गया तो कोई वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ना, बोले है तो मेटल। तो अब मेटल है तो उसको वो रिसाइकिल करेगा, और रिसाइकिल करने के लिए मेटल को मेल्ट करना पड़ता है। अब मेल्ट करके ही उसको किसी और इस्तेमाल में लेकर आएंगे ना। इसकी खासियत ये है कि जब इसको आप मेल्ट करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होता, ये धुआं बन के उड़ जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू स्मोक एंड इट वैनिशेस अवे। अब वो जिसने खरीदा होगा शेरशाह में, उसको तो हाथ ही में कुछ नहीं आया ना, बोला ये क्या है, ये मेरे हाथ में, ये तो धुआं बन के हो गया। तो कहते हैं ना, अच्छी खबर से ज्यादा तेज बुरी खबर फैलती है, और चोरी का माल जिसकी कोई रीसेल वैल्यू ना हो, ये चोरों के लिए बहुत बुरी खबर होती है। और ऐसी बुरी खबरें उस कम्युनिटी में जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि देखो भाई ये मेहनत करने की जगह ही नहीं है, ये जगह पे टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए टाइम क्यों लगाना चाहिए, कुछ और चीज़ ढूंढते हैं। CNG की जगह कुछ और, हाँ मैन में डालना, CNG की लाइन में डाला, कुछ और करें, ठीक है ना। तो उन्होंने स्कोर, अब जब एक चीज़ बिकी नहीं रही, उसकी रीसेल वैल्यू 0 है ना, कौन खरीदेगा? वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। जब वो बिकेगी नहीं तो कौन चोरी करेगा?
और चोर क्यों मेहनत करेगा उसके ऊपर, नहीं करेगा ना। तो DHA वालों ने ऑर्डर दिए, पूरे DHA में 3M के वो लग गए और वो चोरी नहीं हुए। और DHA के बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची को ये बात समझ में आई, उन्होंने 3M से जो है ना वो मिलियंस ऑफ कैटाइस लिए, कराची के उन इलाकों में भी लगा दिए जो कि जिन पे कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे चोरियाँ होती हैं, फलाना होता है। 10 साल से लगे हुए हैं, 12 साल से लगे हुए हैं भाई, चोरी नहीं हो रहे। हाँ, वो ज़माने के सर्दो गर्म का शिकार हो गए, ट्रक और बसों के पहियों से उखड़ गए और वो ख़त्म हो गए, सड़क पे नज़र नहीं आएंगे आपको, वो अलग बात है। लेकिन वो चोरी नहीं हो रही। और फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हमारी NHA वालों ने इनको ऑर्डर देके मोटरवे के लिए वहाँ लगा दिए। हाँ भाई, सवाल ये है कि एवरीडे प्रॉब्लम हो गया, एक एवरीडे प्रॉब्लम था ना भाई, हल हो गया। मेरा सवाल इस पूरी कहानी के बाद ये है, क्या हमारे पास मुल्क के मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर कोई इंजीनियरिंग कंपनीज नहीं है क्या? हमारी इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है क्या? हैं कि नहीं है? हैं, इंजीनियर्स हैं। क्या आपके ख्याल में हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज जो हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं क्या? कर सकती हैं, कॉम्पिटेंस का इशू नहीं है भाई। लेकिन भाई विजन ही नहीं है ना, सोच ही नहीं है। वो सारी जिंदगी जो है ना वो एक ही लेथ मशीन पे लगा हुआ जिंदगी गुजार देगा, लेथ मशीन लेथ मशीन लेथ मशीन, उसी लेथ मशीन पे जिंदगी गुजर जाएगी। वो सारी जिंदगी जो है ना बेचारा वो पंखे सही करने में कर देगा। वो यहाँ ही नहीं आएगा कि भाई मेरे पास जो स्किल है, अब चूंकि उनका विजन है ना टू रिजॉल्व ह्यूमैनिटीज एवरीडे प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। चूंकि वो विजन है ना, पता क्या हो रहा है, उसका फायदा क्या हो रहा है? विजन enables you to identify opportunities which are readily not apparent. Opportunity for rest of the world it's a difficulty, for them it's an opportunity. और 3M ने सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ, कैटाइस, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए भाई। They made millions of dollars out of that one. और वो एनवी क्रीक वालों ने भी बहुत जी, एनवी क्रीक वालों ने भी बड़ा, एनवी क्रीक जो है हाँ वो भी पूरे पाकिस्तान में हाँ, उनके वो लगे होते ना पेपर्स, उन्होंने कांच काट दिया था, उन्होंने कांच। भाई बात तो उसकी है ना, आप कितना आप टाइम से लिमिट करोगे आप फंस जाओगे। आप अनलिमिटेड सोचो, आपके विजन के अंदर इतनी ब्रेड्थ होनी चाहिए कि वो टाइम से लिमिट नहीं कर रहे हैं आप उसको। हाँ, टाइम से लिमिट करें, बट दैट इंटरमीडिएट विजन शुड टेक यू क्लोजर टू दैट अल्टीमेट विजन। मैंने कोई मिसाल दी, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इन दिस हॉस्पिटल, जब विजनिंग का प्रोसेस हो रहा था तो हम सोच रहे थे कि वी लाइक टू एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल that will be 100% free, action driven free medical care, a hospital। लेकिन जब विजनिंग का प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में बात आई कि भाई एक हॉस्पिटल से क्या होगा यार, एक हॉस्पिटल बना लोगे भाई आप, एक हॉस्पिटल जो है ना वो तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में हो जाएगा। फिर तो अगर आप 1500 बेड का हॉस्पिटल बना लें, 1500 बेड का भी हॉस्पिटल बना लें आप, तो 1500 बेड के हॉस्पिटल की पाकिस्तान की आबादी के साथ क्या रेशो है? कुछ भी नहीं है। इवन कराची की आबादी में क्या उसकी जो है ना वो रेशो है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो फिर उस जमाने में 2004 की बात बता रहा हूँ कि नहीं, एक हॉस्पिटल से नहीं होना चाहिए। देन तो फिर विजन ये बना कि वी नीड टू हैव अ फाउंडेशन। तो फिर एक फाउंडेशन वजूद में आई थी, उसका नाम है रुफैदा फाउंडेशन। डॉक्टर ने बताया होगा आपको रुफैदा फाउंडेशन का। रुफैदा फाउंडेशन एक फाउंडेशन बनी। रुफैदा जो है वो एक सहाबिया का नाम है, हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तारीख़ इस्लाम की पहली खातून थी जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वे के मौके पे जो सहाबा ज़ख्मी हो जाते थे उनको फर्स्ट एड देने का, या उनको जो है ना वो कहना चाहिए ना, उस ज़माने में जो सर्जरी की स्किल्स थी वो करने का हुक्म दिया था, क्योंकि उनका ये एरिया था और वो इस चीज़ में बहुत ही एक्सपर्ट थी। तो हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तारीख़ इस्लाम की पहली सर्जन भी कहा जाता है, पहली खातून सर्जन कहा जाता है।
उनके नाम पे एक फाउंडेशन बनी, रुफैदा फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन का विजन ये बना कि वी लाइक टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स ग्लोबली दैट विल प्रोवाइड एक्सीलेंट ड्रिवन मेडिकल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। वाई पाकिस्तान, वाई ओनली कराची, दुनिया में जाएंगे। हाँ, इंडस हॉस्पिटल पहला कदम है, इंडस हॉस्पिटल उसका पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाहौर में, KPK में करें, और जगहों में करें, पाकिस्तान में बाहर जाएं, और ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग नाउ। अच्छा, हमारा तो जो विजन था डॉक्टर साहब को देता है, पहले तो पाकिस्तान में हम करेंगे ना, फिर अभी हमारी एक वो होती है वर्कशॉप है हमारी, उसका नाम है विजन रिट्रीट। तो रिट्रीट में क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस कोर्स के अंदर, इसकी एप्लीकेशन, हाउ टू डेवलप दैट डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट, विजन का डॉक्यूमेंट बनेगा, उस पर विजन लिखा जाएगा, उसका ये पूरा स्टेप, ये पूरा प्रोसेस होगा, ब्रेक डाउन टिल द फर्स्ट ईयर। देखिए, आपके किसी ना किसी एक रोल के अंदर आपको एक रोल उठाएंगे, उस रोल में अल्टीमेट विजन से लेके पहले साल के विजन तक पूरा रोड मैप डेवलप करेंगे वहाँ बैठ के, एंड वी फैसिलिटेट पीपल इन दैट। कुछ लोग एक डॉक्यूमेंट करते हैं, कुछ लोग 2 करते हैं, कुछ लोग 3 भी कर लेते हैं, कुछ 4 भी कर लेते हैं। तो उस रिट्रीट में क्या होता है, वो होता है रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इस तरह से नहीं होता सुबह आ गए शाम को चले गए, नहीं ऐसे नहीं। अब आपके लिए बाकायदा 3 दिन के लिए एडमिट होना ही पड़ेगा तो आपको छुट्टी नहीं होती, उसमें आपको दुनिया से काट दिया जाता है 3-4 दिनों के लिए। तो किसी रिजॉर्ट के ऊपर हम ले जाते हैं और 3 दिन 3 रातें, इनके पूरा शहरोजा जिसे कहते हैं ना, पूरा होता है पक्का। तो मैं आपको निकलने की, बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो वहाँ बैठते हैं लोग, तो वहाँ पे हम होते हैं, यानी मैं भी होता हूँ, सुलेमान अहमद साहब होते हैं, और जो टाइम एंडर्स की फैमिली में कुछ लोग हैं जो कि इस फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं और अपने विजन की जर्नी में बहुत आगे निकल गए हैं। वी इन्वाइट देम, लाइक डॉक्टर अलबारी खान, लाइक शेख हाशिम, एक हैं स्कॉलर हैं शेख हाशिम, एक अमेरिकन वो हैं, कन्वर्ट हैं, कराची में रहते हैं, वेरी क्रिटिकल टाइम एंडर फैमिली मेम्बर, उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वो वहाँ पे होते हैं। इस तरह के और 3-4-5 लोग होते हैं कि जो आपको, जिनसे आप इंस्पिरेशन तो लेना। तो मैं उसको बात कर रहा था ना, भाई आप कह रहे ना कि भाई मुझे फियर होता है, या हम करेंगे कैसे, ये होगा कैसे, तो आपको उन लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी होती है 4 दिन गुजारने की, कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ सोचें। तो ये लोग होते हैं। और ये रिट्रीट होती है मलेशिया में, कराची में जो होती है उसमें ये लोग आते नहीं हैं। सब बुझी लोग हैं यार कराची में तो नहीं, वहाँ पे कुछ सीनियर लोग आ रहे हैं और लोग आए तो आते हैं, तो वो शेयर करते हैं अपनी पूरी जर्नी, कैसे शुरू हुआ, क्या बीच में रास्ते मुश्किलात आई, कैसे हमने ओवरकम किया वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर बारी खान साहब थे, अभी नवंबर की बात बता रहा हूँ, लास्ट नवंबर में वहाँ पे थे। और भी लोग आए हुए थे, एक साहब ताजिकिस्तान से आए हुए थे, एक साहब जो है ना वो 2 लोग ओमान से आए हुए थे, एक UK से आया हुआ था, कोई जॉर्डन से आया हुआ था। जब डॉक्टर साहब ने अपना पूरा विजन शेयर किया, पूरी प्रेजेंटेशन दी उन्होंने 1 घंटे की, कि दिस इज हाउ द विजन वाज डेवलप्ड, और उस पूरे जर्नी में टाइम लेंडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल एट विच पॉइंट, और मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम लेंडर्स का क्या रोल था, कैसे जो है ना उसको वो कंट्रीब्यूशन आया। तो पूरी बात शेयर हुई 1 घंटे की प्रेजेंटेशन में। तो एवरीबडी वाज इंस्पायर्ड, माय गॉड यार, उफ, ये एक आदमी यहाँ तक पहुँच गया यार करते करते। तो हुआ क्या, उसमें एक साहब बैठे हुए थे जो कि ताजिकिस्तान के हैं, बट ये बिजनेस इन द US, और फॉरन ब्रेक पर पकड़ लो साहब। उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब, यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज वंडरफुल, आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल इन ताजिकिस्तान एंड आई विल फंड इट, फंड इज नो प्रॉब्लम फॉर मी, फंडिंग इज नो इशू, बट आई वुड लाइक यू टू हेल्प अस डेवलप एंड मैनेज द हॉस्पिटल है। अच्छा, ये अभी इंडस हॉस्पिटल के इंटरमीडिएट विजन में शायद 20 साल के बाद होगा इंटरनेशनल जाना, लेकिन चूंकि नीयत थी वहीं पे भाई लंच के ऊपर जो ना वो दोनों के आपस में जो ना वो तय हो गया, तो भाई ठीक है इंडस वहाँ पे भी खोलते हैं। ताजिकिस्तान में बहुत गुर्बत है, बहुत बुरा हाल है, वी नीड टू डू समथिंग। चलो भाई, एक और साहब आए हुए पाकिस्तानी ब्रिटिश, माशाल्लाह बिजनेसमैन है, और उनकी दुनिया में क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या करते हैं। उनके अफ्रीका में बड़ा बिजनेस है, बहुत काम करते हैं अफ्रीका में। तो यार बुरा हाल है और सब अफ्रीका में, क्या लेट अस यू नो हैव अ हॉस्पिटल इन अफ्रीका एज वेल,
लाइब्रेरिया में खोलते हैं, लाइब्रेरिया में तो आस पास गाँव भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो वो आपस में बात हुई जनाब लाइब्रेरिया में, जनाब हॉस्पिटल बात शुरू हो गई। अब अगर विजन ये होता कि नहीं जी हमें तो वो कराची में एक हॉस्पिटल बनाना है, बस वो बन जाए तो उसके बाद बस छुट्टी हो जाएगी, तो मैं रिटायर हो जाऊँगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि यार दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है 20 साल के बाद हमने सोचा था हम करेंगे ना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी नाउ। 10 साल बाद तो अब 10 साल बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या मैं ना बोलूँगा नहीं मैं तो नहीं कर रहा यार, छोड़े यार। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब तो अकेले है ही नहीं। डॉक्टर बारी खान डज नॉट नीड टू बी एवरीवेयर। माशा टीम है ना, 850 लोगों की टीम बन गई है, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के यूके यूएस कनाडा से पाकिस्तान आए। तो सर्विंग इन इंडस हॉस्पिटल आप जाके मिल सकते हैं, डॉक्टर जफर जैदी से आप इंटरव्यू करें, डॉक्टर अख्तर अजीज़ से आप इंटरव्यू करें। हाँ ये तो सारे वेल इस्टेब्लिश लोग थे अमेरिका के अंदर और यूके के अंदर, ये क्या पागल थे कि वहाँ से जो है जॉब छोड़ के कराची आ गए इन हालात में। मतलब व्हाट मेड देम कम बैक, क्या चीज़ उनको वापस लेके आ गई। तो डॉक्टर जैदी कहते हैं कि इट वॉज द विजन ऑफ अब्दुल बारी खान। कह लें जब उसने अपना विजन शेयर किया उन्होंने 10 साल पहले, तो हमें शर्म आ रही थी। तो डॉक्टर जैदी ने कहा मैं सोचा था कि मैं भी तो डॉक्टर हूँ यार, तो मैंने तो नहीं सोचा, दीवर बैचमेट्स। तो इन्होंने इसने ये सोचा यहाँ तक पहुँचे करने गया, आप कुछ तो करो यार, क्या ज़िंदगी भर के पाउंड डॉलर बनाता रहूँगा क्या मैं। एनी क्विट एनी केम बैक। तो अब तो बहुत सारे लोग हैं ना, जफर जैदी कैन गो, ही कैन हेल्प, After Aziz Saab can go and other people can go and grow the vision. है जैसे शकील अख्तर साहब इस वक्त डॉक्टर शकील जो हमारे शकील अख्तर साहब हैं, जो अब इंडस हॉस्पिटल का किसी ने कहा भी था, इंडस हॉस्पिटल ऑल्सो अ पेपरलेस हॉस्पिटल, इट्स ऑल्सो पेपरलेस हॉस्पिटल ना। इसमें किसी मरीज की फाइल वाइल नहीं बनती, फाइल पेपर टेम्परेचर लिखा नहीं जा रहा, बट ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज। अब जिन साहब ने उसको लीड किया था इस प्रोजेक्ट को पेपरलेस बनाने के, शकील अख्तर भाई शकील अख्तर साहब जो हैं वो उन्होंने अपने तौर पर कर लिया। अब ना इन इस्लामाबाद ही इज़ वर्किंग विद पाकिस्तान आर्मी के जो वो हैं आपके जो होते हैं CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स, तो देयर आर आई थिंक 43 CMH इन पाकिस्तान। तो शकील अख्तर साहब इज़ वर्किंग विद देयर टीम टू मेक ऑल ऑफ द CMH पेपरलेस। So by the end of 2015 तमाम CMH हॉस्पिटल CMH जो है ना ये पेपरलेस हो जाएंगे, ये एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे, एंड पाकिस्तान विल बिकम द ओनली कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेपरलेस हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड इंशाल्लाह। एंड इंडस हॉस्पिटल का एक और एजाज़ क्या है कि दुनिया भर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक पुनी था, पुनी ये था कि आप ICU को पेपरलेस नहीं कर सकते, क्योंकि ICU के अंदर एक बहुत बड़ी शीट होती है डॉक्टर साहब जिस पे आप ऐसे होते हैं ना, तो ये तो हो नहीं सकता डाटा, इन्होंने वो भी कर दिया, इनका ICU भी पेपरलेस हो गया। तो ये पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेक थ्रू था कि ये कैसे हुआ। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने ये काम जो है ना वो हम मशीनों चिल्लुओं पाकिस्तानियों से करवाना था, और हमारे कोई लड़के इस्तेमाल हुए हैं इसमें, यही कराची के 4-5 IT के लड़के जो है ना वो उन्होंने मिलकर काम किया है और कर गए। अब हॉस्पिटल आ रहे हैं, अब कह रहे हैं ये आपने कैसे किया है, ये तो बताओ यार। कर लिया, कोई पैरेसी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसमें फॉरेन हेल्प इन्वॉल्व नहीं है, they did it। और यही वहाँ पे भी चलेगा। तो आप देखें कि उसको अल्टीमेट बनाने का फायदा क्या हुआ कि वो कराची की लिमिट से निकल के वो दुनिया में चले गए।